Bismillahirrahmanirrahim. There is another question of associate. Now the case is excess of purchase price over book value. तो ये हमें मालूम है कि अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा हो तो फिर हमें गुडविल ट्रीट करना पड़ती है. क्वेश्चन देख लेते हैं. At the beginning of the year, X Incorporation purchased 25% of Y Incorporation for 1,50,000 on the acquisition date. The book value of Y identifiable net asset was 5 lakh. Also, the fair value and book value of the Y's asset and liabilities were the same except for Y's equipment, which had a book value of 80,000 and a fair value of 1,20,000. Okay. On the acquisition date, Y's equipment is depreciated over 5 years using the straight line method. At the end of the year, Y reported net income of 2 lakh and paid dividend of 80,000. Right. So calculate क्या करना है जी? Calculate the goodwill created as a result of the purchase, and then excess income at the end of the year from its investment in Y, and then the investment in Y that appears on X year end balance sheet. Right. तो ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है. So let's start with the calculation of goodwill, which is the first requirement. So goodwill कैलकुलेट करने के लिए जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल फॉर्मूला हमें मालूम है, और माइनस करना है हमने इसमें से अपने जो एसेट है, तो हमारे पास ये गुडविल आ जाएगी. So fill in the blanks है sort of. We bought 25% for 1,50,000 और ये 5 लाख उसकी वैल्यू है. हाँ, थोड़ा सा बस इसमें ट्विस्ट है, बट ओवरऑल दिस इज फाइन. ये है हमारे पास जी 1,50,000 ये एक्विजिशन कॉस्ट है, और एसेट हमारे पास जो गिवन है वो 5 लाख है, और प्लस वो एक और बात कह रहा है कि एक एसेट जो हमारे पास 80,000 का लिखा हुआ था, एक्चुअली उसकी फेयर वैल्यू 140 है, 120 है. Let me check. 120 वैल्यू 120 है. सो डिफरेंस कितने का है जी? 40 का. ये 40,000 का जो डिफरेंस है ना, दिस नीड्स टू बी accommodated here. तो हम इसको सिंपल वही कह रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, एसेट जितने के थे उतने के थे, लिहाजा हमने अकॉर्डिंगली पे किया और सारी चीज़ें हुई. लेकिन एक एसेट जो यहाँ पे 80 का लिखा हुआ था, उसकी फेयर वैल्यू 1 थी, तो 40 का डिफरेंस है. तो वो जो 40 का डिफरेंस है ना, वो कहीं पे अकाउंट फॉर नहीं हो रहा. तो हमें क्या करना है, इस 40 के डिफरेंस को इसमें एसेट्स में ऐड करना है. ठीक है. This will be now 5 lakh plus 40. ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. 5 लाख है, इसमें हम इसको 40,000 का ऐड कर देंगे. सो जो टोटल है वो हमारे पास बनेगा 540. तो ये 150 हमने पे किया कितने परसेंट के लिए? 25% के लिए. ठीक है. तो इसका मतलब है यहाँ पे 25% हमारा कंट्रोल है और 75% इज NCI. तो ये जो 540 है, हम इसका 25% लेंगे. तो ये हमारे पास आ गया 135, और अगर हम एक 50 और 135 का फर्क लें तो ये 15,000. दिस इज गुडविल. ये हमारे पास गुडविल आ गई है. ये है हमारी ए रिक्वायरमेंट. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है. ये हमारे पास जो है
पार्शियल गुडविल मेथड से हमने किया है, एनसीआर की कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो करेंगे तो उसके थ्रू भी सेम आंसर आएगा। वो सोल गुडविल मेथड कहते हैं, ये हमने पार्शियल गुडविल मेथड से किया, आंसर वुड बी सेम। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है जी? सेकंड रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास कैलकुलेट एक्सेस इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें इनकम कैलकुलेट करनी है। इसमें इनकम यहाँ पे 2 लाख है और डिविडेंड 80,000 है, ठीक है। तो जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बड़ा सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास 2 लाख है, हमने इस 2 लाख का 25% लेना है, तो वो 50,000 आ जाएगा, ठीक है। 2 लाख हमारे पास गिवन है इनकम, हम इसका 25% लेंगे तो ये 50,000 हमारे पास आ गया। और ये जो 50,000 है ये हमारे पास पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट भी होने वाली है। ये जो 40,000 का एसेट है ना, ये डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो इसको हमने डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। बाकी सारे एक्सपेंसेस में जिसको कैलकुलेट करके ये 2 लाख आया था, ये 2 लाख के अंदर 40,000 कहीं पे नहीं है, 40,000 की डेप्रिसिएशन कहीं पे नहीं है। तो इस 40,000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और इसने कहा है स्ट्रेट लाइन मेथड पे यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। तो 5 इयर्स हमारे पास यूजफुल लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यू नॉट गिवन, इट मींस दैट 0। तो रेजिडुअल वैल्यू 0 कंसीडर करते हुए जब हम इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, मैं आपके सामने कर देता हूँ, 40,000 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास 8,000 ये डेप्रिसिएशन आ रही, ठीक है। 8,000 डेप्रिसिएशन है हमारे पास। तो 8,000 तो पूरे 40,000 के एसेट की है, लेकिन 40,000 का एसेट पूरा हमारा नहीं है। इस पे भी 25% पे हमारा क्लेम है, तो डेप्रिसिएशन पे भी 25% पे क्लेम है। तो ये हमारे पास है अर्निंग, शेयर ऑफ अर्निंग, और फिर हम इसमें से ये लेस करेंगे शेयर ऑफ डेप्रिसिएशन which is 2,000। जब हम 8,000 का 25% लेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो ये हमारे पास 2,000 आ जाएगा। तो ना ये रेवेन्यू है और ये एक्सपेंस है, सो ये है हमारे पास 48,000, और 48,000 हमारे पास अपने पास हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। शेयर ऑफ एसोसिएट जिसको हम कहते हैं, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स। सो ये हो गया, और उसके बाद हमारे पास तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट इन वाई दैट अपीयर्स। ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन वाई, ये तो अब बड़ी सिंपल सी बात होगी हमारे पास। हमने जो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें मालूम है, वो है 150, ये जो हमने यहाँ पे भी लिखी है। सो इन्वेस्टमेंट हमारी है जी 150, और उसके बाद हमने इसमें अपना शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट इनकम हमने कहा था, इससे इंक्रीज हो जाएगा और डिविडेंड से लेस हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये आ गया हमारे पास, ये जो हमने कैलकुलेट किया था 48,000, ये ऐड हो जाएगा। और ये जो डिविडेंड है हमारे पास, जिसको हमने अभी तक कहीं पे नहीं लिखा था, डिविडेंड है 80,000। तो 80,000 टोटल डिविडेंड है, और हमारा कितने पे क्लेम है? 25% पे। तो 80,000 का 25% 20,000, तो लेस हम इसमें से करेंगे डिविडेंड। तो ये हम 20,000 जब इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली 150 प्लस 48 माइनस 20, ये है जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट।
तो 3 रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास इस क्वेश्चन में। गुडविल कैलकुलेट करनी थी, वी यूज द पार्शियल गुडविल मेथड एज पर द गिवन डाटा। देन इन्वेस्टमेंट एट द ईयर ऑफ एंड, इनकम कितनी हम अपने पास लिखेंगे वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। और फिर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का रूल हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनेट अर्निंग ऐड हो जाती है और प्रोपोर्शनेट डिविडेंड उसमें से लेस हो जाता।